नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एपिसोड नंबर 13 पर वीडियो देख रहे हैं। यह एपिसोड नंबर 13 हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल 2016 के मेरे पिछले जो सीरीज चली आ रही है एपिसोड की, वो पहले एपिसोड में आपको याद करा दूं। एपिसोड नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 और 3 का कुछ हिस्सा हमने कवर किया था। एपिसोड नंबर 3 में हमने चैप्टर 3 का बचा हुआ हिस्सा पूरा किया था और एपिसोड नंबर 4 में हमने फिर चैप्टर नंबर 3 का जो कुछ हिस्सा बचा हुआ था, रूल नंबर 31 to 37 हमने कवर किए थे। एपिसोड नंबर 5 में हमने चैप्टर 4 और 5 कवर किया था, जिसमें सर्च बुक का रिकॉर्ड वगैरह के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम ज्वाइनिंग टाइम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा आज के वीडियो में जो चर्चा होगी वो कंप्लीट ज्वाइनिंग टाइम पर होगी। चैप्टर नंबर 6 हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल 2016 का चैप्टर 6 ज्वाइनिंग टाइम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। यह ज्वाइनिंग टाइम के रूल नंबर 64 से शुरू होते हैं दोस्तों, और ये रूल नंबर 82 तक हम चर्चा करेंगे। 19 रूल हैं दोस्तों। चलिए हम रूल नंबर 64 शुरू करते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर रूल 64, ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये ज्वाइनिंग टाइम है क्या, पहले तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज्वाइनिंग टाइम कौन से ज्वाइनिंग टाइम की हम चर्चा कर रहे हैं। ज्वाइनिंग टाइम की चर्चा कर रहे हैं हम स्थानांतरण के समय, अर्थात ट्रांसफर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमारा ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, सेम स्टेशन पर भी हो सकता है वो, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस सेम प्रीमाइसिस, सेम बिल्डिंग में भी हो सकता है वो, ये ट्रांसफर ऑर्डर में देख करके हमें पता चलता है। और एक ऑफिस से कार्यभार से मुक्त होकर के हम जब दूसरे ऑफिस में हम एज पर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र हम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे प्रवेश करते हैं, अपना नया कार्य ग्रहण करते हैं, तो इस दौरान जो समय व्यतीत होता है, अर्थात जो समय हम लेते हैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के समय, कार्य मुक्त होने से लेकर के कार्य ग्रहण तक की जो समय अवधि बनती है, उसको हम ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। ये ज्वाइनिंग टाइम अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप में मिलता है, और वही रूल 64 में सबसे पहले जिक्र किया उसने कि इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के हित में, प्रशासकीय कारणों से जब हमारा स्थानांतरण होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, अर्थात सरकार खुद बिना हमारी ऑप्शन के, ऑप्शन से मतलब बिना हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से, जहां ऑन रिक्वेस्ट होता है। आजकल ट्रांसफर के प्रोसीजर बदल गए, 3 स्टेशन के ऑप्शन मांगने लग गए, ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया शुरू, आप सबको पता है। जहां 500 के लगभग कर्मचारी हैं, अब तो ये भी कर दिया सरकार ने कि जहां 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी। तो उसमें प्रावधान सारे हैं, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। तो उसमें जो यदि हम बिना कर्मचारी के रिक्वेस्ट के, बिना कर्मचारी की प्रार्थना के ट्रांसफ़र जो होती है ना, उसमें ज्वाइनिंग टाइम कैसे मिलता है ट्रांसफ़र के समय, वो बताया गया। क्या? ज्वाइनिंग टाइम एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन हिज ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि यदि इन रूलों में अलग से कुछ प्रावधान नहीं किए गए हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में, अर्थात
यदि सरकार खुद आदेश करती है स्थानांतरण के बिना कर्मचारी की रिक्वेस्ट के, वो पर्सनल रिक्वेस्ट पे नहीं आधारित है, सरकार के आदेश से है, सरकार के ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, प्रशासकीय कारणों से, तो वहाँ कहता है रूल में प्रावधान है कि वहाँ ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और वो कितना है वो आगे हम रूलों में चर्चा करेंगे। इसका नोट दिया है, व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफर्ड by the competent authority another post at any time before the abolition of his post, he is also entitled to join them। जब competent authority सक्षम अधिकारी प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी जब ऑफर्ड पेशकश करता है किसकी, एक स्थान से एक पोस्ट से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अर्थात वो पोस्ट अबोलिश ना हुई हो उसकी, उस समय जो वो ऑफर देता है उसकी पोस्टिंग की अनदर पोस्ट देता है कि वहाँ जाइए आप काम करें, तो वो ज्वाइनिंग टाइम का हकदार है, उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ये थी ज्वाइनिंग टाइम के बारे में भूमिका कि क्या ज्वाइनिंग टाइम और कैसे मिलता है। रूल 65 में कहा ज्वाइनिंग टाइम ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर। दोस्तों, दो प्रकार की ट्रांसफर होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। आगे रूलों में आएगा टेम्परेरी क्या है और परमानेंट क्या है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो अब टेम्परेरी की बात हो रही है, अस्थाई टेम्परेरी और स्थाई परमानेंट। कहते हैं जब अस्थाई स्थानांतरण हो रहा है तो उस समय ज्वाइनिंग टाइम की अवस्था क्या है। इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ज्वाइनिंग टाइम इक्वल टू एक्चुअल ट्रांजिट पीरियड एज एडमिजिबल इन केस ऑफ जर्नी ऑन टूर शैल बी अलाउड। कहता है ऐसी अवस्था में जब टेम्परेरी ट्रांसफर है, कुछ अल्प अवधि के लिए होती है टेम्परेरी ट्रांसफर, परमानेंट होती है परमानेंट स्थायी तौर पे कि वहीं गया बस, अब वापस नहीं आएगा अगले आदेश तक। और टेम्परेरी होता है कि कुछ इतनी अवधि के लिए गया है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, जो भी आदेश होते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी के, उसमें टेम्परेरी ट्रांसफर में उतना ही समय ज्वाइनिंग टाइम का मिलेगा जितना समय सफर में लगता है एक दौरे पर जाने के लिए, कि उस स्थान पर जहाँ पे पोस्टिंग हुई है, भेजा जा रहा है, पुराने स्थान से लेकर नए स्थान तक जितना समय यात्रा में लगता है इन ट्रांजिट, जैसे कि दौरे पे जा रहा है बंदा, उतना ही समय मिलेगा। अर्थात 4 घंटे 5 घंटे जो भी मोड ऑफ कन्वेंस उसका है उसके अनुसार जो लगता है, बाय रोड या बाय एयर, जो भी उसका मोड ऑफ कन्वेंस भेजा गया है, उतना ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अर्थात वहाँ से कार्य बाहर छोड़ेगा और आगे जाके ट्रांजिट कवर करके और वहाँ ज्वाइन कर लेगा, इससे ज़्यादा ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। रूल 66 जर्नी पीरियड बिफोर एंड आफ्टर दी ट्रेनिंग। दोस्तों, हमने जब रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे हम इन रूलों में, तो हमने चर्चा की थी कि ट्रेनिंग भी होती है कुछ पोस्टों की, ज्वाइन कर नौकरी पे आने से पहले या आने के बाद, अर्थात कार्य शुरू करने से पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाता है एम्प्लॉय को, या कार्य करते हुए फिर ज्वाइनिंग के बाद भेजा जाता है, नौकरी की जब नियुक्ति होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो कहा है कि द टाइम रीजनेबली रिक्वायर्ड फॉर जर्नी बिटवीन द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग एंड द स्टेशंस to which a government employee is posted immediately before and after the period of training shall be treated as a part of the training period। कहता है कि जब वो सारा समय कौन सा उपयुक्त रीजनेबली रिक्वायर्ड फॉर जर्नी बिटवीन प्लेस, कि उपयुक्त समय जितना चाहिए, जितना मिलता है, कितना जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, कहाँ से प्लेस ऑफ पोस्टिंग से लेकर ट्रेनिंग पीरियड तक, ट्रेनिंग की स्टेशन तक, और समाप्ति पर, ट्रेनिंग की समाप्ति पर, ट्रेनिंग के स्थान से लेकर के पोस्टिंग के स्थान तक जितना समय उपयुक्त है वो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और वो उसका ट्रेनिंग पीरियड ही माना जाएगा। वो दूसरे शब्दों में तो ज्वाइनिंग टाइम है कि उसने यात्रा की आने के लिए और जाने के लिए, ट्रेनिंग पर जाने के लिए और ट्रेनिंग से वापस आने के लिए।
तो ये पीरियड उसका ट्रेनिंग में ही शामिल करके उसका मान लिया जाएगा कि ये ट्रेनिंग उसकी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रही, अर्थात कार्यभार छोड़ने से लेकर के वापस ही कार्यभार ग्रहण करने तक वो सारा उसका पीरियड, इंक्लूडिंग जर्नी पीरियड, वो सारा का सारा उसका ट्रेनिंग पीरियड माना जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू प्रोबेशनर्स होल्डिंग ट्रेनिंग पोस्ट। जो प्रोबेशनर होते हैं, जिनका कहा है कि प्रोबेशन ही ट्रेनिंग के दौरान होगी कंप्लीट उसकी, अर्थात प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग लेंगे, उन पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी तो शर्त है वो। विच दे मे बी कंसिडर्ड एज टेकिंग विद देम ऑन ट्रांसफर, अर्थात ये ट्रेनिंग पीरियड नहीं समझा जाएगा उनका। उनको क्या समझा जाएगा कि जैसे वो ट्रांसफर किए हैं, टेम्परेरी ट्रांसफर किए हैं। तो ट्रांसफर के समय अभी ऊपरले रूल में बताया दोस्तों 65 में कि यात्रा का समय जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, वो ज्वाइनिंग टाइम चला गया, ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड नहीं मानना जाएगा इसका। सच प्रोबेशनर्स आर एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम व्हेन ट्रांसफर्ड, उनको ऐसा माना जाएगा कि वो ट्रांसफर हुए हैं और तभी मिलेगा उनको ज्वाइनिंग टाइम। रूल 67 ज्वाइनिंग टाइम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ अदर गवर्नमेंट, कि दूसरी सरकार के, चाहे अदर स्टेट के एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, यदि वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट हुई है उनकी, कहाँ, हरियाणा सरकार में, तो वो वहां से जब यहाँ आएंगे तो उनको ज्वाइनिंग टाइम कैसे मिलेगा, वो उसके चर्चा की है कि अदर गवर्नमेंट के कर्मचारी जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर आ रहे हैं या ट्रांसफर बेस पे नियुक्त हो रहे हैं, कई मामलों में ट्रांसफर बेस पे भी होता है ना, अप्लाई कर के लिए कहते हैं सरकार के हम ट्रांसफर बेस पे इतनी पोस्टों पे आदमी भरेंगे, दूसरी सरकारों से आ सकते हैं, तो जो बिलिंग होगा वो अप्लाई करेगा और वो सिलेक्ट हो गया तो वो आएगा। ऐसे मामलों में कैसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में बताया ना कि अनुगामी जो होगी बाद की नियुक्ति ऑफ ए टेम्परेरी और परमानेंट गवर्नमेंट, चाहे वो स्थायी कर्मचारी है या परमानेंट है, अर्थात कन्फर्म है या रेगुलर है, उनको ऑफ एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम, उनको नहीं मिलेगा। बताया ना कि उनका क्या होगा, कि उनको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम पे और टाइम अलाउड टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, वो जो समय उसका होगा जर्नी का, उसका ना तो वेतन दिया जाएगा ना उसका यात्रा भत्ता दिया जाएगा। कोई कहे कि जी मैं तो आ रहा हूं, अभी तो अमेंडमेंट हुई नहीं ना हरियाणा सरकार में, तो तभी मानना जाएगा वो एम्प्लॉय जब नियुक्ति हो जाएगी, और नियुक्ति होने के बाद ही वो ज्वाइनिंग टाइम का हकदार है और यात्रा का भत्ते का अधिकार है उसको और पे का अधिकारी है। इसीलिए कहा है कि जो अदर गवर्नमेंट के हैं वो जब यहाँ नियुक्ति पर आएंगे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पर, तो उनको ज्वाइनिंग टाइम, यात्रा भत्ता और ज्वाइनिंग टाइम की पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। हाउएवर, हालांकि ज्वाइनिंग टाइम लिमिटेड टू ट्रांजिट पीरियड में बी अलाउड प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाज सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, कि ज्वाइन करने के लिए हालांकि वो समय मिलेगा उसको कि इतने दिन में ज्वाइन कर लो, लेकिन वो ज्वाइनिंग टाइम की परिभाषा में नहीं है, अर्थात पे के काबिल नहीं है, उसका भुगतान नहीं होगा। उसको सिर्फ आने के लिए समय ऑफर किया जाएगा कि आप फला तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। रूल 68 ज्वाइनिंग टाइम ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, ये था अदर गवर्नमेंट का। अब कहा कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ही है, सेम गवर्नमेंट में, हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक डिपार्टमेंट से कहीं बोर्ड कॉर्पोरेशन में जा रहा है या बोर्ड कॉर्पोरेशन से वहां आ रहा है, ये सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वाइस वर्सा में, कि एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पे कैसे आ रहा, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके, क्योंकि वो कंटिन्यू मानना जाएगा ना, कंटिन्यू मानना जाएगा ना उसका। ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय
फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी जिक्र है। फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, सिर्फ डिपार्टमेंट के। ज्वाइनिंग टाइम पे एंड ट्रैवलिंग अलाउंस शैल ऑर्डिनरी बी अलाउड टू हिम प्रोवाइडेड ही अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर द पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट। शर्त यह है कि उसने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया, और ये केवल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की बात है इस रूल में। गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन से बोर्ड कॉर्पोरेशन में नहीं, डिपार्टमेंट से बोर्ड कॉर्पोरेशन में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। वहां उसको सामान्यता ऑर्डिनरली जो सामान्य वो आएगा, लिमिट कितनी लिमिट है उसको, क्योंकि वो एक किस्म का ट्रांसफर ही माना गया उसको। जो ट्रांसफर पे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है सामान्यता, वो ही उसको ज्वाइनिंग टाइम अलाउड है। शर्त यह है कि उसने थ्रू प्रोपोर्शनल अप्लाई किया। रूल 69, नो ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर विद इन दी सेम ऑफिस। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि सेम ऑफिस में ट्रांसफर होती है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, क्योंकि वो तो उसी प्रीमाइसेस में है, बस यहां से उठ के उस कमरे में जाना है, एक कमरे को छोड़कर। वहां ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। उसके बारे में लिखा है, नो ज्वाइनिंग टाइम शैल बी एडमिसिबल व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर इन द सेम ऑफिस डिपार्टमेंट। अपने विभाग के एक ही कार्यालय में यदि स्थानांतरण होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, वहां उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। रूल 70, ज्वाइनिंग टाइम व्हेन ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेजिडेंस। अब ये अलग अलग प्रकार आ रही है ट्रांसफर पे, कि जो ऑफिस चेंज नहीं हो रहा है, सेम ऑफिस में रह रहा है। अब उसने कहा कि जहां उसका निवास ना बदला जा रहा हो, रेजिडेंस ना बदला जा रहा हो, अर्थात अपने परिवार को या अपने होम को, जो उसका घर निवास है, वो उसी स्थान पे है जहां पे पहले था, सिर्फ ट्रांसफर हुई है दूसरे दफ्तर में 5 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, जहां क्योंकि 30 किलोमीटर तक हेडक्वार्टर ही माना गया है। आगे आएगी चर्चा हम करेंगे। हाउस रेंट विद इन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर मिलता है, वो हम वहां आगे चर्चा करेंगे कि जहां निवास ना बदला जा रहा हो, अर्थात ड्यूटी का ऑफिस तो बदल गया लेकिन निवास नहीं बदला, निवासी वहीं रहा, वो जिस जगह का हाउस रेंट ले रहा है वो, क्योंकि लिख के देना पड़ता है ना कि मैं फला मकान में रह रहा हूँ, मैं अपने घर के मकान में रह रहा हूँ, या मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, या मैं सरकारी मकान में रह रहा हूँ। तो यदि निवास नहीं बदलता तो उस समय क्या है, उसमें क्या होगा, जहां पे निवास बदलना शामिल नहीं है। नॉट मोर देन 1 डे, एक दिन से ज्यादा नहीं। नॉट मोर देन 1 डे इज अलाउड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ ही ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर डज नॉट इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने ट्रांसफर के मामले में उसका निवास स्थान ना बदला गया हो, उस समय क्या होगा, उसको एक दिन से ज्यादा का ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। अर्थात आज की तारीख में, आज यहाँ से एक स्टेशन से अगर जो आफ्टरनून में रिलीव हुआ है तो नेक्स्ट स्टेशन पर उसको एक दिन का ज्वाइनिंग टाइम कल का मिलेगा और परसों सुबह उसको जाना पड़ेगा। अगर जो आज फोरनून में रिलीव हुआ है तो कल सुबह फोरनून तक उसको, आज का ज्वाइनिंग टाइम मिल गया, कल सुबह फोरनून तक जाना होगा। डेट नहीं चाहिए इसमें, डेट नहीं, 1 डे की बात है। एक कोई ये कहे कि जी मैं आज रिलीव हो गया तो कल का ज्वाइनिंग, नो, फोरनून आफ्टरनून देखना पड़ेगा। आगे कहा, ए हॉलीडे काउंट्स एज ए डे फॉर द पर्पस ऑफ दिस। यदि हॉलीडे आता है अगले दिन का तो वो भी इसी में शामिल है, अर्थात वो काउंट होगा। ये मत सोचना कि हॉलीडे छूट गया और एक दिन और ले लूंगा फिर तो 2 दिन बन गए, नो, हॉलीडे भी काउंट होगा। ध्यान देना मेरी इन बातों पे दोस्तों, ये बहुत बारीकी की बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। किताब आपके पास होनी चाहिए। आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पर, किताबें सारी की सारी
सुरक्षित पड़ी हैं, आप उनको डाउनलोड, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर प्रिंट आउट ले लीजिए, है जी। बाकी मार्केट से लेनी है आपने प्राइवेट किताबें, वो आपकी इच्छा है। मेरा कोई उन किताबों को प्रमोट करने का ये नज़रिया नहीं है इस वीडियो को बनाने का। आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आपके सामने सबूत होगा कि हाँ ये रूल में लिखा है, और पढ़ सकें कभी आप देखना चाहें तो। और दोस्तों मैं वीडियो को आगे चर्चा करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप मेरे जो है ना वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे और शेयर नहीं कर रहे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें यदि नहीं किया आपने, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और ताकि मेरा हौसला जारी हो। देखिए दोस्तों, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। रूल नंबर 71 आगे चलते हैं। ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ ट्रांसफर व्हाइल ऑन लीव। कई बार क्या होता है कि छुट्टी पर है कर्मचारी और उसी छुट्टी के दौरान उसके ट्रांसफर ऑर्डर आ जाते हैं। ऐसे बहुत मामले देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग लीव उसकी ट्रांसफर हो जाती है, तो क्या उसको ज्वाइनिंग टाइम है? इस बारे में रूल 71 चर्चा कर रहा है। क्या द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एडमिजिबल अंडर दिस रूल shall be calculated by taking the distance from his old station from where he proceeded on leave to the station of new assignment is irrespective of receipt of transfer order at any place during the period of suspending of leave। दोस्तों जरूरी नहीं कि छुट्टी लेने के पश्चात आदमी अपने हेडक्वार्टर पे ही होगा, कहीं और भी जा सकता है। स्टेशन लीव का प्रावधान है बीच में छुट्टियों के साथ। कोई 15 दिन की छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जा रहा है और दफ्तर में तो लिख के देकर जाना पड़ेगा उसको कि जी मैं फलां स्टेशन पर हूँगा, वहाँ का एड्रेस भी देगा वो कि जी मैं, यदि कोई मेरे से कॉरस्पॉन्डेंस करनी है तो आप इस एड्रेस पर मेरे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि ट्रांसफर ऑर्डर हो जाते हैं तो उसको उसी स्टेशन पर, उस एड्रेस पर ट्रांसफर ऑर्डर भिजवाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन रूलों में ऐसा प्रावधान किया जाता है कि यदि ऐसा हो जाए तो इमरजेंसी हो सकती है कभी भी। तो उसने कहा कि जी ज्वाइनिंग टाइम उसका कैलकुलेट कैसे होगा? बाय टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओल्ड स्टेशन फ्रॉम वेयर ही प्रोसीडेड ऑन लीव। जिस स्टेशन से उसने छुट्टी ली है उस स्टेशन से उसका काउंटिंग होगी, उसका डिस्टेंस देख करके कि वहाँ डिस्टेंस कितना है उसका। टू द न्यू स्टेशन असाइनमेंट, जब वो ज्वाइनिंग टाइम का क्लेम करेगा कि जी ट्रांसफर ऑर्डर के कितने दिन बाद उसने ज्वाइन करना, आगे रूलों में प्रावधान आएगा, मैं बताऊंगा कि कितने कितने दिन का प्रावधान है। कहता है उसका प्रावधान होगा जहां से वो छुट्टी पे प्रोसीड किया गया उसने, बेशक रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स। क्या? उसके ट्रांसफर ऑर्डर एट एनी प्लेस जहां पे वो छुट्टियां बिता रहा है उस स्टेशन पर दे दिए गए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई चंडीगढ़ या पंचकुला का उदाहरण ले लेते हैं, पंचकुला में लगा हुआ है कोई कर्मचारी और वो छुट्टी लेकर के कहां चला जाता है? देहरादून चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए गर्मियों में 15 दिन की, और इस दौरान हो जाती है उसकी, ध्यान देना मेरी बात पे, इस उदाहरण को समझना, और इस दौरान उसकी हो जाती है ट्रांसफर। और सरकार के पास एड्रेस है उसका देहरादून का, तो उसके ऑर्डर देहरादून पहुंचा दिए जाते हैं, उसको रिसीव करा दिए जाते हैं वहाँ पे। लो जी आपके ऑर्डर है ये, आपको कहाँ जाना है? हिसार। आपके ऑर्डर पंचकुला से हिसार हो चुके हैं, लेकिन बैठा था देहरादून में। ऑर्डर उसको देहरादून में दिए गए, तो जब वो ज्वाइन करेगा वहाँ पे हिसार में, तो उसकी जो ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन होगी कि कितने दिन ज्वाइनिंग टाइम बनते हैं, तो उसका डिस्टेंस काउंट किया जाएगा पंचकुला से, देहरादून से नहीं, उसके हेडक्वार्टर से। अर्थात हेडक्वार्टर जहां है वहां से लेकर के हिसार तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब जो है ना डिस्टेंस के हिसाब से इन रूलों में वो दिया गया है ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, डिस्टेंस के हिसाब से है। तो वो जो है ना आगे आएगा रूल 77 में, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन बताई कि उसकी जहां से वो छुट्टी पे प्रोसीड करके गया, छुट्टी पे प्रोसीड तो पंचकुला से गया स्टेशन लीव लेकर के, तो पंचकुला से हिसार का जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, अर्थात उसको वो उतने दिन का मिलेगा।
If he join his new post before the expiry of such leave plus the joining time admissible, the period so taken shall be considered as leave not enjoyed and a corresponding portion of the leave already sanctioned shall be considered. इसमें एक प्रावधान नया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि यदि वो कर्मचारी जल्दी ज्वाइन करना चाहता है, कितनी जल्दी, जितना उसको ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है उतना, और उसकी छुट्टियां जितनी बची पड़ी हैं, मान लिया कि 15 दिन की छुट्टियां लेके गया था और 5 दिन की छुट्टियां पूरी होने के पश्चात 6ठे दिन उसको रिसीव कर रहा दिया ऑर्डर, और वो 7वें दिन वहां ज्वाइन कर लेता है, ठीक, तो उसकी 8 दिन की छुट्टियां बची वो, और ज्वाइनिंग टाइम भी उसने अवेल नहीं किया। ज्वाइनिंग टाइम मान लो उसका बनता है 9 दिन का, तो 9 और 8 17 में से क्या हुआ, तो उसने कहा द पीरियड शॉर्ट टेकन शैल बी कंटिन्यू, दोनों को जमा करके जितना पीरियड शॉर्ट आया उतने दिन की उसकी छुट्टियां ये मानकर कैंसिल कर दी जाएंगी कि इसने ज्वाइन नहीं की, इसने एंजॉय नहीं की, छुट्टियां का इसने आनंद नहीं लिया, छुट्टियां नहीं इसने प्रयोग की, यूटिलाइज नहीं हुई छुट्टियां, उतनी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएंगी और वो ऑर्डर हो जाएगा और सर्विस बुक में एंट्री हो जाएगी। रूल नंबर 72, ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर ड्यूरिंग वेकेशन। दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेशन होती हैं, छुट्टियां, स्थायी छुट्टियां हैं, जितनी बच्चों की वेकेशन होती है, कभी 15 दिन की होगी, 2 दिन बाद होती है ना वेकेशन, सबको पता है। तो ऐसे विभागों के लिए वेकेशन के दौरान क्या होगा, ज्वाइनिंग टाइम का क्या होगा, यदि वेकेशन के दौरान जो है ना उसकी ट्रांसफर हो जाती है। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान, जो सरकारी छुट्टियां, उस वेकेशन के दौरान यदि ट्रांसफर हो जाता है, मे बी परमिटेड टू टेक ज्वाइनिंग टाइम एट द एंड ऑफ द वेकेशन, तो उसको परमिट है, रूल के द्वारा इजाजत है क्या, कि वेकेशन समाप्त होने के पश्चात वो अपना ज्वाइनिंग टाइम अवेल करे, तब तक वो ज्वाइन नहीं करे, उसको किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं है कि तुम अभी ज्वाइन करवा जाके, तो वो वेकेशन के बाद अपना ज्वाइनिंग टाइम ले सकता है। इसी का सब रूल 2, ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विद वेकेशन एंड और रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट कैजुअल लीव, कि कॉम्बिनेशन संयुक्त रूप से जोड़ सकता है कि ज्वाइनिंग टाइम को किसके साथ, वेकेशन के साथ। ऊपर बता दिया कि वेकेशन के बाद ज्वाइनिंग टाइम दे सकता है, कि ज्वाइनिंग टाइम वेकेशन के साथ, और या वो रेगुलर लीव ले रहा है, कोई अंडर लीव ले रहा है, हाफ पे ले रहा है, जो रेगुलर लीव की परिभाषा में है, एक्सेप्ट कैजुअल लीव, कैजुअल लीव के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा ज्वाइनिंग टाइम का, अर्थात यदि कैजुअल लीव पे है तो वहां ज्वाइनिंग टाइम प्लस नहीं होगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा उसका, किसका, ज्वाइनिंग टाइम का। रूल 74, ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ फर्दर ट्रांसफर वाइल अंडर ट्रांसफर। ऐसा भी हो जाता है कि एक बार ट्रांसफर होगी और वो अभी ट्रांजिट में ही है कि फिर दोबारा ट्रांसफर होगी बस में बैठे बैठे, ऐसा होता नहीं सामान्यतः, पर ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी अंडर ट्रांसफर एंड रिलीव्ड, मैंने बताया ना रिलीव हो चुका है, वो बस में भी बैठा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन रिलीव हो चुका है ट्रांसफर के बेस पर पुराने दफ्तर से, इज फर्दर ट्रांसफर, और अभी मान लो वो ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहा है, अभी 2 दिन ज्वाइनिंग टाइम अवेल करे उसने, 5 दिन का था, तो उसकी फिर ट्रांसफर होगी किसी और स्थान पर, तो क्या होगा, इन पब्लिक इंटरेस्ट टू अनदर स्टेशन एंड द ऑर्डर आर डिलीवर्ड एट दी, और वो जो ऑर्डर डिलीवर किए जा रहे हैं वो कहाँ डिलीवर किए जा रहे हैं, ओरिजिनल स्टेशन, मूल जो ओरिजिनल स्टेशन है जहां पे अभी वो रिलीव हुआ है उसी स्टेशन पर दे दिए जाते हैं। नो एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम शैल बी एडमिसिबल एक्सेप्ट अदरवाइज एडमिसिबल अंडर दिस रूल, यदि इन रूलों में कुछ और प्रावधान है तो उसके अलावा उसको ज्वाइनिंग टाइम
एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कि जी मेरा 2 दिन का ये खत्म हो गया था, अब मैं अलग लूंगा जी डिस्टेंस से। नो, सेम रहेगा, क्योंकि अभी तो वहां से स्टेशन छोड़ा ही नहीं उसने, तो उसकी कैलकुलेशन वो हो जाएगी उस स्टेशन के हिसाब से, नए स्टेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से वो क्लेम कर सकता है। इसी का सब रूल 274 का, न्यू स्टेशन, यदि वो ऑर्डर उसके कहां दिए जाते हैं, न्यू स्टेशन पर, नई स्टेशन पे पहुंच गया और वहां दे दिए जाते हैं उसके ऑर्डर, तो क्या होगा, फ्रेश स्पेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शैल बी एडमिसिबल, फिर उसको नया स्पेल, नया एक जो है ना वो दिया जाएगा उसको पीरियड, नया स्पेल ज्वाइनिंग टाइम का, कि भी ठीक है तो वहां अब वो एडमिसिबल है उसको। फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ट्रांसफर, उससे अगले दिन, जिस दिन उसको ऑर्डर मिले हैं उससे फॉलोइंग डे, अगला दिन, उससे अगले दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी ज्वाइनिंग टाइम की, उसकी नया ज्वाइनिंग टाइम अवेल करने के लिए, क्योंकि पुराना तो अवेल करा है वो, या उसने अवेल नहीं किया, वो उसकी मर्जी है, लेकिन नया ज्वाइनिंग टाइम उसको उस स्टेशन से मिल जाएगा। 75 ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर गवर्नमेंट, यदि वो किसी अन्य गवर्नमेंट में जा रहा है तो क्या होगा, रूल 75। आज हम चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, और क्योंकि ये समझने योग्य बातें हैं सारी, हम रूल 75 से लेकर के और रूल 82 तक, इसमें कैलकुलेशन भी आएगी, वो भी मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैं आज का वीडियो यहीं रोक रहा हूं दोस्तों। और अंत में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, पूरा ध्यान से सुने, अपने यारों दोस्तों को बताएं, एसएस के जो स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, एसएस की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको बताएं दोस्तों। ये ज्ञान सबके लिए है और ये परमानेंट ज्ञान है, ये नहीं कि आज वीडियो देख ली तो आगे काम नहीं आएगी। ये तो जब तक ये रूल नहीं बदलते, हो सकता है 25 साल ना बदले, 30 साल ना बदले, 50 साल ना बदले, इनमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होती रहेगी, वो समय समय पे आपको बता दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए दोस्तों ये परमानेंट हैं, सदाबहार हैं ये, इन वीडियो को मेरे को जब मर्जी आप देख करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।